हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक, तो इस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं 2015 से लेकर के 2020 तक जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बस आप इतने न्यूमेरिकल डिस्कस कर लोगे, इनमें से आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो उसी के पैटर्न का मिल जाएगा, नहीं वैसे चांसेस रहता है कि वही रिपीटेड होता है। और 15 से 20 के बीच में। और मैंने आपको ये भी बोला था कि साथ साथ मैं जो भी न्यूमेरिकल होगा, जिस टॉपिक से होगा उसको मैं समझाऊंगा। ठीक, तो सिंपली अगर मैं आपको देखो बताऊं, अगर आप खुद से भी कोई तैयार करना चाहो तो कर सकता है। आप इंटरनल एनर्जी से, आपका एफिशिएंसी से और एंट्रोपी से, इन 3 टॉपिक से आप न्यूमेरिकल कर लो। बस थर्मोडायनेमिक्स में इनसे बनता है यूनिट 1 में। ठीक है, न्यूमेरिकल। और नहीं तो आप मेरे साथ कर सकते हैं कवर। ठीक, तो मैं आपको इसमें एक न्यूमेरिकल करवाने वाला था। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर तब मैं आपको उसका टॉपिक समझाता हूँ कि क्या है। ठीक है, तो ये आपका है, देखो 2015 में था वो। एक मिनट, देखो एक बार ध्यान से देख लो, आपको दिख रहा होगा एक कार्नोट इंजन हैच 50% एफिशिएंसी। ठीक है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज इतना इतना, ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बात कर लेते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछा था, एक ये क्वेश्चन है और एक लास्ट ईयर पूछा गया था, और जो बार बार रिपीट होता है वो क्वेश्चन। ठीक, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये वाला है आपका द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन 1/6। ये तो ये लास्ट ईयर पूछा गया था, और 2015 और 20 के बीच में भी 2 बार पूछा गया था। ठीक ये चीज़ें हैं। तो पहले आप समझो हीट इंजन क्या होता है, व्हाट इज हीट इंजन। ठीक है, तो देखो कार्नोट का ये एक हीट इंजन था, कार्नोट ने बनाया था। तो इसमें क्या है, देखो हीट एक ऐसी डिवाइस होती है, हीट इज ए डिवाइस। ठीक है, कुछ नहीं, हीट एक ऐसी डिवाइस है जो हम, हाँ, जो हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो हीट को मैकेनिकल मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट करती है। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, हीट इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल वर्क डन, जो हीट को मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट करेगी। अब देखो कन्वर्ट तो ही करेगी, पर लेकिन कुछ प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये हीट इंजन वर्क करता है, और उसी में ये हीट को वर्क मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो देखो 3 पार्ट होते हैं बेसिकली हीट इंजन के। एक तो आपका देखो सोर्स होता है, ठीक। दूसरा आपका इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वर्किंग सबस्टेंस, ठीक। और तीसरा आपका होता है आपका सिंक। तो ये 3 बेसिकली इसके मेजर, ठीक है, या आप फंडामेंटल पार्ट कह सकते हो इस इंजन के, जो इस इंजन पर ये काम करता है, हीट को मैकेनिकल वर्क डन में चेंज करने का जो प्रोसेस है वो इन तीनों के, हाँ, इसी के अकॉर्डिंग होता है तीनों। तो देखो सबसे पहले मैं आपको हाँ, उसका डायग्राम है तो किस तरीके से, मान लो जैसे अगर आपको बनाना पड़े, जैसे ये देखो सोर्स है हीट इंजन का। ठीक है, ये आपका यहाँ पर देखो बीच में वर्किंग सबस्टेंस लगा दिया, वर्किंग सबस्टेंस, ठीक। इसके बाद ये आपका मैंने सिंक लगा दिया। ये मान लो इस तरीके से होता है आपका ये हीट इंजन बेसिकली, ठीक। तो अब देखो सोर्स क्या होता है, जो हम अब देखो जो भी टेम्परेचर, सोर्स का मतलब होगा कि जो टेम्परेचर हम, जो हीट हम इसको देंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़ें, हम लास्ट क्लास में भी जब मैं करा रहा था आपसे इंटरनल एनर्जी से, मैं तब भी बताया था कि जितना भी हम उसे हीट या एनर्जी जो भी देंगे उससे टोटल वर्क डन नहीं चेंज होता वो, यानी कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट होती है, जहाँ पर हुआ एक इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं वहाँ पर। अब हीट इंजन में क्या होता है, देखो ध्यान से, हीट इंजन में सोर्स को हीट दी जाती है। ठीक है, सोर्स से हम हीट देंगे वर्किंग सबस्टेंस में। सोर्स क्या है, एक हॉट बॉडी होती है, ध्यान रखना। सिंक कोल्ड बॉडी होगी, यानी सोर्स में जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिंक के। तो ये हॉट बॉडी की तरह अगर एक ये हॉट बॉडी होगी आपकी, सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, याद ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको मैं हॉट बॉडी कहूँगा। मान लो इसका टेम्परेचर T1 है सोर्स का, ठीक। और मैं मान लो इसको Q1 अमाउंट में हीट दे रहा हूँ सोर्स से, किसमें, वर्किंग सबस्टेंस में, ठीक। तो जब मैं देखो इसकी हीट दब दूंगा वर्किंग सबस्टेंस में, तो होगा क्या कि Q1 क्या हमारी इनपुट हीट है। आप जानते होंगे आउटपुट, इनपुट का मतलब देना, कोई चीज़ इनपुट कर रहे हैं उस, ठीक है। आउटपुट का मतलब बाहर निकलना, उसका रिजल्ट जो आ रहा है, तो इसको मैं इनपुट हीट बोलूँगा। ठीक है, इनपुट हीट में जो हीट मैं दे रहा हूँ उसको इनपुट हीट बोलूँगा, वो क्या Q1 है। तो सोर्स में देखो बस 2 चीज़ याद रखो न्यूमेरिकल के लिए, सोर्स का टेम्परेचर T1 और हीट Q1। ठीक है, सोर्स
क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो सिंक से ज़्यादा होगा और ये हॉट बॉडी होगी, जिसको हम बोल सकते हैं कि सोर्स इज टेकन एज ए हॉट बॉडी। आप अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहो सिंपल ये बोलते हैं ना, सोर्स इज टेकन एज ए हॉट बॉडी विच हैज टेम्परेचर T1। ठीक है, और देखो वर्किंग सबस्टेंस, अब समझो अब होता क्या है, हम हीट देते हैं Q1, वर्किंग सबस्टेंस में प्रोसेस होता है, फिर ये क्या करता है कि पूरा ये वर्किंग सबस्टेंस करता है हीट को मैकेनिकल वर्क डन में चेंज, पर लेकिन जितनी हम हीट देते हैं ये वर्किंग सबस्टेंस टोटल वर्क डन में कन्वर्ट नहीं करता है, कुछ हीट को ये रिजेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ आइडल नहीं हो सकती है, आपको पता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आइडल नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें इफेक्ट होता ही है। ठीक, तो इसलिए तो जब Q1 अमाउंट हीट देंगे वर्क सबस्टेंस टोटल चेंज नहीं होगा वर्क डन में, तो ये क्या करेगा, यहाँ से Q2 अमाउंट में हीट क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, इसको मैं आउटपुट हीट बोलूँगा। ठीक है, ये क्या आपकी आउटपुट हीट है, तो ये इसमें हीट को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, जिसको हम एक कोल्ड बॉडी बोलते हैं, मान लो जिस यानी भी हम यहाँ पर इसको क्या सिंक इज टेकन एज ए कोल्ड बॉडी, ये समझ लो कि सिंक को हम एक कोल्ड बॉडी की तरह यूज करते हैं। वो हॉट बॉडी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिंक। ठीक, तो Q2 अमाउंट ये क्या है, आउटपुट हीट है, इसको बोलेंगे रिजेक्ट हीट। क्या है ये, रिजेक्ट हीट। ठीक है, ये रिजेक्ट हीट है, जो हीट ही रिजेक्ट हुई है। तो देखो मैं यहाँ से अगर आपको कार्नोट साइकिल बताना चाहूँ, कार्नोट साइकिल क्या है, तो कार्नोट ने क्या किया, कार्नोट हमारे जो भाई साहब थे उन्होंने क्या कर दिया कि जो हीट जो आपकी जो ये सिंक में आ रही है ना, उसने एक ऐसा प्रोसेस कर दिया कि जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो वापस से सोर्स में जाए, फिर वापस से इस तरीके से प्रोसेस चलता रहे। बस ये है सिंपली कि जो भी हीट रिजेक्ट हो वो एक आइडल बनाना चाह रहे थे, क्योंकि हीट रिजेक्ट ना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें वो इस चीज़ को, इसलिए उन्होंने कार्नट साइकिल वो बनाई थी। ठीक है, तो बस क्या है, एक साइकिल की तरह प्रोसेस हो जाएगा ना, एक चेन सिस्टम चल जाएगा, जो हीट रिजेक्ट होगी वापस से सोर्स में जाएगी, फिर रिजेक्ट होगी, फिर वापस से जितना यूज होगा वर्क डन निकलता जाएगा। ये तो हम तो यहाँ पर हीट इंजन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सोर्स में इम्पोर्टेंट बात क्या है, टेम्परेचर T1 होता है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है सिंक से, और जो हम हीट देते हैं वो सोर्स में देते हैं। ठीक है, सोर्स से हम हीट देते हैं, वर्क समझता उसको वर्क डन में चेंज करता है, पर लेकिन टोटल हीट नॉट चेंज इनटू वर्क डन। सो वर्किंग सबस्टेंस क्या करता है, रिजेक्ट करता है Q2 अमाउंट ऑफ हीट। ठीक, तो ये होता है, तो Q2 क्या होता है, सिंक की हीट होती है और इसका टेम्परेचर T2 होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूँ कितना वर्क डन हुआ, तो सिंपली मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ, Q1 मैंने अमाउंट में हीट दी, कितनी रिजेक्ट हुई, तो इसमें से इतना माइनस कर दूंगा तो वर्क डन आ जाएगा ना, तो Q1 माइनस Q2 वर्क डन आ गया। ठीक है, तो सिंपली ये है। तो अब यहाँ से देखो मैंने ये क्यों समझाया आपको, क्योंकि अब यहाँ से इफ़िशियंसी समझाने वाला हूँ मैं इससे। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ इफ़िशियंसी ही तो है। इफ़िशियंसी क्या होती है, किसी भी मान लो किसी की कितनी इफ़िशियंसी है, इफ़िशियंसी का मतलब किसी की, जैसे मान लो मेरी इफ़िशियंसी है, मैं मान लो 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो ये मेरी क्या है, इफ़िशियंसी है, जितनी मेरी क्षमता है, पावर है, कैपेसिटी है, ये कुछ। ठीक है, तो ऐसे ही इफ़िशियंसी बताती है कि मान लो कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम की जो कैपेसिटी या पावर कितना है, वो एफिशिएंसी हमें बताती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी अगर मान लो किसी की एफिशिएंसी अगर 100% है तो उसको हम आइडल बोलते हैं। ठीक है, अपने आप में वो आइडल है अगर किसी की एफिशिएंसी अगर 100% है। ठीक है, तो एफिशिएंटी क्या होती है, इसको डिफाइन कैसे किया गया वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज एफिशिएंसी, तो द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, मान लो हीट इंजन के रेस्पेक्ट में इसकी डेफिनेशन दी जाती है, तो द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एज डिनोटेड नीटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, नीटा। ठीक है, ईटा, इसको नीटा या ईटा बोल सकते हैं आप। ठीक है, डिनोटेड ईटा एंड डिफाइंड, देखो इसको डिफाइंड कैसे किया जाता है, डिफाइंड एज द रेशियो। तो ये देखो इस जो ये डिफाइंड की जाती है हमारा मैकेनिकल वर्क डन अपॉन जो भी हमारी हीट, ठीक है, इनपुट हीट जो हम हीट दे रहे हैं उसके रेशियो को हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो द रेशियो ऑफ मैकेनिकल वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन आउटपुट टू द इनपुट हीट, तो ईटा हो जाएगा आपका बस सिंपली मैकेनिकल
वर्क डन अपॉन इनपुट हीट। इनपुट हीट का मतलब जो हीट हम उसमें दे रहे हैं, कितना दे रहा हूँ देख लो, यही तो इनपुट हीट है Q1, लिख सकते हो आप इनपुट हीट। तो सिंपली डेफिनेशन दे सकते हो, द रेशियो ऑफ मैकेनिकल वर्क डन एंड इनपुट हीट इज कॉल्ड efficiency। या efficiency is defined as the ratio of mechanical work done and input heat simply। ठीक है, ये यहाँ से अब देखो ध्यान से, मैकेनिकल वर्क डन W कितना है आपका Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू Q1, डिवाइड कर दो Q1 का Q1 में, वन टाइम इसमें होगा तो Q2 अपॉन Q1, तो ईटा आ जाएगा आपका, ईटा कुछ भी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो ये आपका आ गया हीट की फॉर्म में इन। ठीक है, अगर मान लो अगर मैं इसको टेम्परेचर की फॉर्म में निकालना चाहूँ, ठीक है, तो टेम्परेचर की फॉर्म में कैसे निकाला जा सकता है, इसको सिंपली निकाल सकते हैं हम टेम्परेचर की फॉर्म में कि अगर मान लो ये W होगा वो क्या हो जाएगा आपका T1 माइनस T2 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला सिंपली यही हो जाएगा ना, Q2 है जो वो T2 हो जाएगी, ये T1 हो जाएगा, तो टेम्परेचर फॉर्म में ये आ जाएगा। सिंपली वर्क डन क्या हो जाएगा T1 माइनस T2, और इनपुट टेम्परेचर वहाँ यूज होगा आपका T1, तो ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ, वैसे उसका इतना यूज नहीं न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, पर लेकिन अगर मैंने कॉन्सेप्ट बताया तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इस फॉर्मूले से ध्यान से समझो। मैं केस ले रहा हूँ एक पहला, इसमें ही अगर समझाता तो ठीक है, चलो एक मिनट, यहाँ देखिए आप, केस फर्स्ट एंड ईटा इज इक्वल टू क्या था 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये है। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा हूँ मैं, देखो Q1 को ज़्यादा ले रहा हूँ Q2 से। ठीक है, अगर मान लो ये केस हो जाए कि Q1 क्या है आपकी इनपुट हीट जो आप दे रहे हो, Q2 है रिजेक्टेड हीट, ये कहना चाह रहा है कि जो हम दे रहे हैं हीट, ठीक है, हमने जितना हीट जो दिया है उससे जो हीट रिजेक्ट हुई है वो कम है, तो ये तो बेसिकली ये सिंपली कि हमने हीट जो दिया है वो ज़्यादा है और जो रिजेक्ट हुई है हीट वो कम है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये अगर बड़ा है, ध्यान से सोचो, और ये छोटा है, ठीक है, ये वैल्यू छोटी है क्योंकि Q2 छोटा है Q1 बड़ा है, मान लो ये 1 है ये 2 है, क्योंकि 2 बड़ा है, मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको, तो बड़ा ही तो हो गया ना Q1 Q2 से, तो इसमें आप डिवाइड करो कितना आएगा 0.5, तो 1 में से 0.5 माइनस करोगे तो 0.5 आएगा, इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव आई। ठीक है, अब वैल्यू पॉजिटिव आई इसका मतलब जो एफिशिएंसी है वो पॉजिटिव आई। अगर एफिशिएंसी पॉजिटिव है, ठीक है, तो एफिशिएंसी अगर पॉजिटिव है तो इस केस में क्या होगा, ध्यान से, कि जो हमारा जो T1 है वो भी T2 से ज़्यादा ही तो होगा ही, ये तो बेसिकली इससे आप देख सकते हो कि T1 भी ज़्यादा होगा टेम्परेचर T2 से। ठीक है, तो एफिशिएंसी पॉजिटिव आ गई। मैं अभी समझाऊंगा आपको, तीनों निष्कर्ष पहले निकाल देता हूँ तब मैं आपको क्लियर करता हूँ तीनों चीज़ें। ठीक है, क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, केस सेकंड में क्या हो जाए, ये 1 माइनस Q2 अपन Q1 हो, तो केस नंबर सेकंड में क्या हो जाए, एक मिनट, ठीक, तो केस नंबर सेकंड में क्या हो जाए हमारा, ध्यान से, कि जो Q1 है वो Q2 के इक्वल हो जाए। अगर Q1 Q2 के इक्वल होगा तो Q2 के ऊपर आप Q1 रखोगे और Q1 का Q1 में डिवाइड 1 में से 1 गया 0, एफिशिएंसी हो गई 0। अगर किसी की एफिशिएंसी 0 होगी, इस केस में एफिशिएंसी पॉजिटिव, इस केस में एफिशिएंसी 0, केस थर्ड। अब मैंने देखो Q1 को बड़ा, अब Q2 को देखते हैं, अगर Q2 बड़ा हो, इसका मतलब समझ रहे हो कि जितना आप हीट दे रहे हो उससे ज़्यादा रिजेक्ट हो रही है, तो आप सोच सकते हैं ऐसा कभी पॉसिबल है, वैसे भी नहीं है अगर आप सोचो, पर लेकिन आप निकाल के भी देख लो आपको पता ही चल जाएगा। देखो तो n इजकल टू 1 माइनस, हाँ इसका मतलब देखो उल्टा कर दो, समझाता हूँ यहीं से ही, Q2 बड़ा है इसका मतलब Q2 की वैल्यू 2 ले लो, Q1 की वैल्यू 1 ले लो, तो 1 माइनस 2 इजकल टू कितना आ जाएगा -1। एफिशिएंसी इस केस में आएगी नेगेटिव, क्या आएगी, नेगेटिव। अब एक चीज़ मुझे को बताओ, एफिशिएंसी 0 नेगेटिव, क्या इसका कोई मीनिंग है, मीनिंग का मतलब क्या है, ये कोई इस टाइप का अगर कोई इंजन, देखो पहले तो इस टाइप का तो बन ही नहीं सकता कि एफिशिएंसी नेगेटिव हो जाए किसी की, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी एफिशिएंसी 0 हो जाए या नेगेटिव में चली जाए, क्या ऐसा हो सकता है, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों केस की किसी की एफिशिएंसी 0 और नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये दोनों जो रिजल्ट है ना, ये क्या है, मीनिंगलेस है, ध्यान रखना आप। एफिशिएंसी
ज़ीरो और माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है, ये क्या है, एफिशिएंसी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन क्या होंगी, मीनिंगलेस होंगी अगर, ठीक है, इसे ऐसी, क्योंकि देखो ये तो कोई पॉसिबल है ही नहीं, आप बताओ मुझे कि, और ये भी चीज़ ये कोई पॉसिबल है क्या कि आप जितनी हीट दो उसमें से उतनी हीट रिजेक्ट हो जाए, कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और ऐसा हो जाए कि जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा रिजेक्ट हो जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सो वी कैन से दैट द बोथ केसेज सेकंड एंड थर्ड इज़ मीनिंगलेस, ठीक है, विच इज़ मीनिंगलेस, दोनों केस क्या है, मीनिंगलेस हैं आपके। तो ये केस होता है आपका मीनिंग, जिसकी है कोई मीनिंग। तो ये आप ध्यान रखना, T1 टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है ऑलवेज T2 से। तो सोर्स ऑफ वो सॉरी टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन सोर्स ऑफ सिंक, ठीक है। एंड जो हमारा जो सोर्स है, वी कंसीडर, जो सोर्स को हम कंसीडर करेंगे आपका एच हॉट बॉडी, एंड जो सिंक का जो टेम्परेचर है वो हम उसको टेक लेंगे, किस तरीके से लेंगे, आपका कोल्ड बॉडी पर, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया आपका इफ़िशियंसी। अब मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, इसी चीज़ पर है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली हैं चीज़ें, ठीक। थोड़ा सा मैं इसको, ठीक, अच्छा आपको यहाँ नहीं दिख रहा है क्या, इतना दिख रहा है, ठीक। तो देखो देखो ध्यान से अब आप, हाँ 2015 का न्यूमेरिकल फर्स्ट कहाँ है, एक मिनट, देखिए ध्यान से, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए आप क्या कहना चाह रहा है। अब आपको देखो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो कार्नोट इंजन ही को हीट इंजन बोलते हैं, ठीक है, ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना होना चाहिए आपको। तो इसमें ध्यान से समझो कि कार्नोट इंजन हैज़ 50%, कितनी 50% इफिशियंसी रखता है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहना चाह रहा है कि कार्नोट इंजन की जो इफिशियंसी वो 50% है जब सिंक का टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मान लो इसकी इफिशियंसी को मुझको 0.7, ठीक है, 0.7, देखो ये परसेंट में नहीं दी, ये परसेंट में दी है। तो अगर आपको इफिशियंसी को जो कैलकुलेट करते हैं ना, इफिशियंसी को ध्यान रखना परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज का मतलब 100% का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस सिंपली है ना। तो ये देखो एफिशिएंसी परसेंट में दिया, ये परसेंट में नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहा है कि अगर मुझको एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है 0.7, तो मुझको सोर्स का कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सोर्स के टेम्परेचर को मैं इस लेवल तक ले जाऊँ कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होकर के 0.7 तक पहुँच जाए, ठीक है। तो ये हम यहाँ निकालने वाले हैं। तो देखो मुझको कुछ ने क्या दे दिया है, कार्नोट इंजन, देखो सिंक का टेम्परेचर दोनों के इसमें सेम है, क्योंकि देखो इसने सिंक के टेम्परेचर पर कोई बात नहीं किया, ठीक है, क्योंकि देखो 50% जब एफिशिएंसी है तब भी उसका सिंक का टेम्परेचर 7 डिग्री कह रहा है। तो इसका मतलब दोनों केस में सिंक का टेम्परेचर सेम है, पर लेकिन सोर्स का टेम्परेचर वो जब पूछना चाह रहा है 0.7 हो, ठीक। तो पहले केस के लिए हमको नहीं पता है कि सोर्स का टेम्परेचर कितना है जब 50% एफिशिएंसी आई है, ठीक है। तो उस केस में हम मान के चलेंगे कि उस केस में मान लो जो हमारी उसकी टेम्परेचर है सोर्स का वो कितना है, पहले लिख दें फर्स्ट केस में हम कर रहे हैं कि लेट अस कंसीडर टेम्परेचर ऑफ सोर्स, लेट अस कंसीडर, लिख दो T1 इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ठीक है, लेट अस कंसीडर T1 इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ये लिख दो यहाँ पर आप। तो T1 आपका क्या है, सोर्स का टेम्परेचर है, सोर्स, ठीक है। T2 क्या है आपका, सिंक का टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है सिंक का, इस सोर्स का टेम्परेचर है आपका T1, ठीक है। और इस केस में जो एफिशिएंसी उसने कितना दे दिया मुझको, एफिशिएंसी दे दिया आपकी 50%, पहले केस में 50% है ना, तो 50% पर पहले निकाल के देखते हैं आपका। तो 50%, तो परसेंट हटाऊँगा तो 100 का डिवाइड, ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 से 0, 10 का इसमें डिवाइड करोगे 0.5, तो एफिशिएंसी 0.5 है हमारी।
जब सोर्स का टेम्परेचर T1 इतना है और सिंक का टेम्परेचर T2 इतना है तो उसकी एफिशिएंसी इतना है। और सिंक उसने हमको दे दिया है T2 कितना दिया उसने 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप केल्विन में बदलना हो, आपको डिग्री सेंटीग्रेड को कुछ नहीं करना, 273 उसमें ऐड कर देते हैं बस, ठीक है। आप ऐड करोगे 280 केल्विन हो जाएगा ये। जब आपको डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन आ जाना तो 273 आप ऐड कर दो, एक केल्विन में बदल जाएगी वैल्यू 280 केल्विन। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि नीटा जो टेम्परेचर की फॉर्म क्या हो जाएगा 1 माइनस T2/T1। T2 क्या है, सिंक का टेम्परेचर होता है, T1 सोर्स का होता है, वही उसी फॉर्म में हमने मान भी लिया है। नीटा इजकल टू 1 माइनस T2/T1, ठीक है। नीटा कितना है 0.5 इजकल टू 1 माइनस T2 कितना है 280, T1 ही है, ठीक। इसको इधर ले जाओ तो 280/T1 इजकल टू 1 माइनस, ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, कितना बचेगा यहाँ से 0.5 ही बचेगा ना, ये हो जाएगा आपका 280/T1, ठीक। T1 को इधर ले जाओ, 0.5 को इसमें डिवाइड में लगा दो, हो जाएगा ना, ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना। तो T1 यहाँ, तो T1 इजकल टू आ जाएगा 285 में 280 अपन ये 0, इससे काट दो इसको 5, ये बच गया 3 6 0, तो T1 आ जाएगा आपका 560 केल्विन, ठीक है। अब देखो ये आंसर नहीं है आपका फाइनली। अब अगर आप देखो ये पूछना चाह रहा है कि कितने डिग्री सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इसका मतलब पहला जो उसका, इस केस में जब उसकी एफिशिएंसी 50% है तब सोर्स का टेम्परेचर, और जब एफिशिएंसी इतनी हुई तब सोर्स का टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया उसके बीच में, ये कहना चाह रहा है। इतने पर निकालोगे हम और इतने पर निकालेंगे, जब दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इतने से इतने आने में वो कितना इंक्रीज किया। तो वो हमसे पूछना चाह रहा है चेंज इन सोर्स इन सोर्स के टेम्परेचर में कितना चेंज है, वो डेल्टा T1 पूछना चाह रहा है हमसे, ठीक है। तो T1 आ गया, T2 निकाल लेते हैं, जब दोनों का जो डिफरेंस निकाल देंगे वो आ जाएगा आपका चेंज इनके, ठीक है। तो किस सेकंड, तो देखो किस सेकंड में सोर्स का मैं टेम्परेचर जो ले रहा हूँ वो मैं T1 डैश ले रहा हूँ। सिंक तो आपका T2 ही है, जो कितना है 280 केल्विन, 280 केल्विन नहीं है ना, और इसको नीटा डैश मान लेते हैं, कितना है ये 0.7, ठीक है। सॉल्व करता हूँ 1 माइनस T2/T1 डैश, तो नीटा डैश कितना 0.7 इजकल टू 1 माइनस T2/T1 डैश, इसको इधर ले जाऊँ तो T2/T1 डैश इजकल टू 1 माइनस 0.7, इसमें से माइनस करोगे 0.3 आएगा, और ये T2 की वैल्यू 280/T1 डैश, ठीक है। अब तो आई होप कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं। T1 डैश इधर जाएगा इजकल टू 280/0.3, 0 से 0 डिवाइड, इसको काटो, नहीं कटेगा क्या, पूरा तो नहीं कटेगा ना ये, ठीक, ये पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब चलो पूरा नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं, जितना भी आता है उसको लिखता हूँ मैं अभी। तो ये 0 ये हो जाएगा आपका 9, फिर 3, फिर 3 वो 3 बनता चला जाएगा ना, तो 3 4 लिख देता हूँ केल्विन। तो हम 933 ही लेकर चल रहे हैं इसको ऑलमोस्ट, ठीक है। इतना लिख देता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो आप, ऐसा नहीं कि उसको पॉइंट में लेकर ही चलो, ठीक है। 933 अप्रॉक्स लेकर चलते हैं हम, ठीक है। तो आपका आ गया 933 केल्विन अप्रॉक्स T1 डैश। अब इन दोनों का निकाल दो आप डिफरेंस, तो यहाँ लिख दो, हाँ यहाँ पर आप लिखो, तो द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स भी इंक्रीज्ड, तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सोर्स, इसको लिख दो डेल्टा T इजकल टू T1 डैश माइनस T1 डैश कितना 933 माइनस 560, तो ये आ जाएगा आपका 373 केल्विन। एक बार चेक कर लेना, 3 ये कितना, हाँ 7, ठीक 373 केल्विन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, अगर कोई दिक्कत है आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका था
2015 में। तो देखो 2015 में आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं। देखो 2015 में एक तो आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा है इससे, ठीक है, ये तो आपका रेडिएशन से है, सेकंड यूनिट से आपका, ठीक है, ये नहीं बात करते हम। ये भी आपका नेक्स्ट यूनिट से है। हाँ देखो एंट्रोपी से एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो एंट्रोपी और यहाँ से पूछा जाता है इस यूनिट में सिर्फ ओनली एंट्रोपी और इससे, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ये इस बार शायद इम्पोर्टेंट है, ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मैं अब करवाने वाला हूँ वो भी देखने को मिल सकता है, पर लेकिन वो लास्ट ईयर पूछा गया था तो रिपीट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं कि इस बार भी पूछा जाए पर वो नेक्स्ट बार भी पूछा जाए, ऐसा बहुत कम चांसेस में रहता है। इसलिए पर मैं करवा देता हूँ आपको ये, ठीक है, शायद पूछ ले, वो हो भी सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो एंट्रोपी, ये वही एंट्रोपी और उस पर पूछा जाता है, ठीक। तो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ वी टैकल क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्यूशन। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान समझो कि द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 1/6, कि जो हमारा कार्नोट इंजन है उसकी इफिशियंसी 1/6 है जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है, किसका, सिंक का। सिंक का टेम्परेचर अब डिक्रीज करता है किससे, 65 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो जब तो कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक, तो ये कह रहा है कि सोर्स और सिंक का टेम्परेचर हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये क्वेश्चन समझो ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कहा कि जब उस कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 1/6 है, इसका मतलब उस टाइम पर सोर्स और सिंक का टेम्परेचर हम मान के चलेंगे कि उस टाइम जो सोर्स का टेम्परेचर है वो T1 है और सिंक का टेम्परेचर T2 है। पर लेकिन जैसे ही डिक्रीज करता है टेम्परेचर सिंक का, कितने से, 65 डिग्री सेंटीग्रेड से, 65 डिग्री सेंटीग्रेड से जब सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, कितने से डिक्रीज करेगा, पहले जितना टेम्परेचर था उसमें से वो डिक्रीज ही करेगा ना सिंक वा इतना, ठीक। क्योंकि देखो अगर यहाँ से आप देखना चाहोगे कि ताप 65 डिग्री घटाने पर दक्षता बढ़कर इतनी हो जाती है, टेम्परेचर पहले जितना था उसमें से 65 डिग्री अगर हम कम करेंगे सिंक का टेम्परेचर तो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये आप पहले भी अभी मैं आपको बताया था मैंने कि Q1 माइनस Q2, ये जो बताया था मैंने कि Q1 की जो एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए Q2, ये एक मीनिंग है इसमें। अगर ये Q2 जितना कम होता जाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, ये भी आप समझ सकते हो, ठीक, इस केस से। तो सिंपली है ये क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो इसको करते हैं, ठीक। देखो तो क्वेश्चन ने क्या दे रखा है सिंपली, तो यहाँ पर हम सिंपली मान लो क्या गिवन दैट, हमको गिवन क्या कह दिया उसने कि जो नीटा है उसकी एफिशिएंसी 1/6 है, उस टाइम उसका सोर्स का टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर सोर्स का, ठीक है। T2 जो सिंक है, सिंक का टेम्परेचर उस टाइम मैंने क्या मान लिया, T2, ठीक है। तो इस केस में पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, ये एफिशिएंसी जो होती है 1-T2/T1 होती है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, T2 माइनस T1 को इधर ले जाओ, प्लस की हो जाएगी, इसको इधर ले जाओ, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6। 6 का मतलब समझ रहे हैं ना, जब नीटा आएगा इधर, ये ईटा इधर आएगा ईटा, तो मुझे भी ये कन्फ्यूजन हो थोड़ा, ये ईटा बोलते हैं इसको नीटा, ठीक, आप देख लेना। तो जो ये एफिशिएंसी है इसको 1/6 में रख दूँ ना, वैल्यू सीधा रख दिया मैंने, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी 5/6 सॉल्व होने के बाद, क्योंकि ये सी की तो वैल्यू रखी है ना, ये इधर आएगी तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ से बन के आएगा आपका T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 5/6। अगर यहाँ से अगर आप देखो T1 निकालो या T2 कुछ भी निकालो, तो T2 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 5/6 इंटू T1, मल्टीपल हो जाएगा ना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सेकंड सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, इसका मतलब नाउ बैन यहाँ लिख सकते हैं हम, चलो जब रुको एक मिनट, बैन टेम्परेचर ऑफ
सिंक इज डिक्रीज ठीक है, देन लिख दो देन सो टेम्परेचर, ये क्या आपकी टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सिंक इज इक्वल टू इज डिक्रीज बाई लिख दो 65 डिग्री, यहाँ लिख दो सीधा, वैन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज डिक्रीज बाई 65 डिग्री देन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज इक्वल टू कितना था पहले T2, उसमें से 65 डिग्री वो माइनस हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ये देखो डिग्री सेंटीग्रेड में लेकर चल रहा हूँ, अभी ध्यान रखना, मैंने केल्विन में नहीं लिया है कुछ भी, ठीक। और सोर्स का तो टेम्परेचर, सोर्स और टेम्परेचर ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सोर्स कितना हो जाएगा आपका T2, सॉरी T1 था ना, T1 ही तो है, T1। तो ये आपका देखो सिंक का सोर्स, क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर पर उसने कोई वो बताया नहीं कि सोर्स के टेम्परेचर पर कुछ इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो तो हम लेकर चलेंगे कि उसका टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है उसके टेम्परेचर पर, ठीक। तो इस केस में एफिशिएंसी उसने दी नहीं, उसी केस में एफिशिएंसी अच्छा 1/3 हो जाती है, द एफिशिएंसी इनकी है 1/3, तो एंड नीटा डैश इज इक्वल टू 1/3, सॉल्व करो नाउ। तो नीटा डैश इज इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस 65 अपॉन T1, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी। अब देखो ध्यान से, इसको इधर ले आ रहा हूँ, तो T2 माइनस 65 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस नीटा डैश, ठीक है। तो देखो 1 माइनस नीटा डैश कितना 1/3, सॉल्व करोगे 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो T2 माइनस 65 अपॉन T1 ये हो गया, तो T1 को मल्टीप्लाई कर दो इधर, T2 माइनस 65 इज इक्वल टू 2/3 T1 हो गया। अब देखो T2 की वैल्यू ये रही ना, फ्रॉम फर्स्ट से वैल्यू रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना है 5/6 T1 माइनस 65 इज इक्वल टू 2/3 T1, ठीक। अब देखो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 5/6 T1 माइनस 2/3 T1 इज इक्वल टू 65, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो T1 दोनों में से कॉमन निकाल दो, तो 5/6 माइनस 2/3 हो जाएगा इक्वल टू 65, सॉल्व कर लो दोनों को, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 5/6 माइनस 2/3 6 5 4, ठीक है, ये 3 2 4, ठीक। यार आपका 1/6 सॉल्व होने के बाद दोनों, क्योंकि 6 एलसीएम आएगा, 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 1 और ये 6, तो T1/6 इज इक्वल टू 65, तो T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में ले जाऊंगा 273 जोड़ दूंगा इसमें, तो 384 ये हो जाएगा 483 केल्विन हो जाएगा T1, ठीक है। तो ये तो 273 केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, ये मल्टीप्लाई करोगे आप इसका 0 6 18 और 3 21 हो जाएगा, ठीक है, इतना आ गया आपका, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब निकालते हैं हम, क्योंकि ये टेम्परेचर आ गया आपका सोर्स का, ठीक है। अब निकालते हैं सिंक का, तो सिंक के लिए फॉर्मूले फर्स्ट में रख दो, फ्रॉम फर्स्ट, तो T2 इज इक्वल टू 5/6 T1 483, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 5 4 2 4 6, ठीक है। T2 आ जाएगा आपका 4 0 इतना केल्विन आ जाएगा, सॉल्व कर सकते हो आप खुद, कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो ये इतना आ जाता है आपका। तो अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में निकालते तो 65 था, तो ये कितना 210 आता, फिर ये इसको आप 210 ले लेते, ये 210 तो सीधा वैल्यू आ जाती है इसकी वजह से, तो उससे भी निकाल के दिखा देता हूँ मैं। T1 आपका 210 है डिग्री सेंटीग्रेड में, T2 कितना आ जाएगा 5/6 इंटू 2 से 10, इसमें 3 टाइम, ये हो जाएगा आपका 305 35 आ जाएगा, 35 इंटू 5 मल्टीप्लाई करोगे आप 5 5 3 15 17 यानी 175 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल सकते हो आप, सीधा सीधा वैल्यू आ रही है, उसमें पॉइंट में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपली,
तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, ये लास्ट ईयर पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक, अब चलते हैं हम और चेक कर लेते हैं क्या एफिशिएंसी से कोई क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये एंट्रोपी से है, नेक्स्ट वीडियो में एंट्रोपी कवर करूँगा, टेंशन मत लेना। ठीक, तो 718 में देखो आप ध्यान से, तो देखो ये अलग अलग आपका टॉपिक है, आइस मेल्टर रेट एंड ये। तो पहले मैं एंट्रोपी कवर करूँगा या ये टॉपिक कवर करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, या तो ये या एंट्रोपी, ये ख़त्म हो जाएगा। ये किसी किसी में पूछ लिया है, ये मैं एक बता दूंगा, तो ये पूछा जाता है बस क्वेश्चन, आप कर लें तैयार। ठीक, तो इसमें तो नहीं है ये, बस एंट्रोपी से क्वेश्चन पूछा गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो एंट्रोपी तो हर साल आप भाई दिख रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखो एंट्रोपी नहीं है इस साल भी, देखो अब चेक करते हैं क्या 19 में पूछा गया है। देखो 19 में, हाँ, एफिशिएंसी पर क्वेश्चन है एक और ये, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है बस एफिशिएंसी पर, बार बार वही रिपीट होते रहते हैं ये 3 ही, हाँ, नंबर बाई नंबर चेंज होता रहता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन और आपका लास्ट, इसको कवर कर लेते हैं। तो ध्यान से समझो, कार्नोट इंजन जब आप क्लियर हो गया ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कार्नोट इंजन क्या है, देखो कार्नोट इंजन टेक्स ये आपका 1000 कैलोरी हीट, कितनी कैलोरी हीट ले रहा है ये कार्नोट इंजन, इतना हीट ले रहा है। इसका मतलब मैंने क्या कहा था, हीट देते हैं, हीट किसको देते हैं, सोर्स को। सोर्स की हीट कितनी रहती है, Q1, टेम्परेचर T1, पता चल गया। तो इस किसकी वैल्यू है, Q1 की। सॉल्यूशन Q1 कितना, 1000 कैलोरी, ठीक है। अब देखो से, अब देखो कैलोरी हीट एट कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर है ये आपका है 627 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी कार्नोट इंजन टेक्स इतना हीट लेता है कितने टेम्परेचर पर, इतने पर। तो उसका टेम्परेचर भी दे दिया इसने, यानी Q1 और T1 6 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया है। एंड रिजेक्ट ए पार्ट एट, इतना रिजेक्ट करता है वो, कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करता है वो, उसने दी नहीं है। इसका मतलब Q2 नहीं दिया है, वो पूछेगा ज़रूर। उसने T2 दे दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो फाइंड इट एफिशिएंसी वर्क डन एंड W, और हीट कितना रिजेक्ट किया, वो Q2। तो ये 3 पूछ रहा है वो हमसे, ठीक है, ये 3 उसने दे दिया है। तो देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है, कोई क्वेश्चन आसानी है ये, ठीक है। तो देखो पहले लिख लो कि आप जानते हो क्या सॉल्यूशन करने का तरीका है। पहले आप साइड में लिख लो जानते क्या क्या आप, W को क्या जानते हो, Q1 माइनस Q2, ये जानते हो ना। इसका मतलब Q2 चाहिए, Q2 निकालना भी है, इसका मतलब W तो पहले निकल नहीं सकता, पहले Q2 निकलेगा, ठीक है। एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी क्या होता है, 1 माइनस T2 अपन T1, या उसके फॉर्म में, हीट की फॉर्म में 1 माइनस Q2 अपन Q1 ये। अब देखो दोनों टेम्परेचर उसने दे दिया है मुझको, अगर मैं हीट की हेल्प से निकालना चाहूँ तो नहीं निकाल सकता क्योंकि Q2 नहीं है। एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ टेम्परेचर की हेल्प से, क्योंकि टेम्परेचर दोनों हमको दिया है, इसका मतलब एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ठीक। तो एफिशिएंसी सीधा निकल रहा है। अब देखो एफिशिएंसी अगर निकल जाएगा तो Q1 दिया है, Q2 निकाल सकता हूँ, समझिए ना कुछ। Q1 दिया है, Q2 निकाल सकता हूँ अगर मेरे पास एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी यहाँ से निकाल सकते हैं टेम्परेचर से, ठीक। अब उसके बाद बचा क्या, वर्क डन। जब Q2 निकल आएगा तो फिर वर्क डन भी आ जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले ये इस तरीके से सोचा कि, तो नीटा इजकल टू 1 माइनस T2 अपन T1, ये निकालेंगे तो 1 माइनस, अगर आप देखो आप केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में निकालो वैल्यू तो ये दिख लिया करो, एक किस में आसान पड़ेगी, ठीक है। अगर 273 इसमें मैं ऐड करूँगा तो देखो ये 1000 किलो, हाँ 700 900 हो जाएगा। इसका मतलब 900 को हम काट भी सकते हैं, बहुत आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। प्लस 273 इसमें ऐड करोगे तो 0.009 सॉरी, तो 900 केल्विन हो जाएगा ये। इसमें आप 273 ऐड करोगे तो देखो 300 केल्विन हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये आसान रहेगी कैलकुलेशन। तो 900 और 300, ये 900 है, ठीक। तो देखो 1 माइनस T2 कितना है, 300, T1 900, 300 900 कट गया 3 टाइम, तो नीट आ गया 1 माइनस 1/3, 3 2 यानी 2/3,
परसेंटेज में निकालते मैंने कहा जब भी आप कैलकुलेशन करना है परसेंट में निकाल के दिखाओगे आप। 100 से मल्टीप्लाई कर दो उसमें, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा नीटा इक्वल टू आ जाएगा 200/3%। इसमें आप डिवाइड कर दो 6 ही आएगा ना यहाँ पर, वो 7 फिर मैंने कर दिया है तो इतना ये परसेंट में एफिशिएंसी आ जाएगी। 67 लिख दो यहाँ पर तो 66.67% एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। परसेंट में दिखाओगे आप एफिशिएंसी निकाल के उसको, ठीक। और सॉल्यूशन के लिए हम बस 2/3 यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड के लिए क्या आपका नीटा इक्वल टू 1 - Q2/Q1, ठीक। तो नीटा ये कितना है 2/3, इसको यूज़ करेंगे कर लेंगे। 1 - Q2 कितना है आपका निकालना है, Q1 कितना है 1023, ठीक है 1000 कैलोरी, ठीक। अब देखो तो आपको देखो अगर ये कैलोरी में लेना है तो आपको ये केल्विन में बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगा। अगर आप देखो यहाँ से Q2/1000 को इधर ले आओ, इधर इसको इधर ले जाओ तो 1 - 2/3 ये हो जाएगा 1/3। तो Q2 हो जाएगा वो 1000 Q2/1000 इक्वल टू 1/3। 1000 का मल्टीप्लाई कर दो Q2 आ जाएगा 1000/3। अब देखो आपको इसको खुद सॉल्व करना है, ये कैलोरी में है, ठीक है। ये आप खुद सॉल्व करोगे, आप यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1000/3 कैलोरी आ जाएगा यहाँ से, इसमें डिवाइड कर लेना आप। तो आपको ही दिख रहा है ये 3 में डिवाइड करोगे तो ये इतना ही कुछ आएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से तीसरा एंड डब्लू जो होता है वो होता है आपका Q1 - Q2। डब्लू हो जाएगा Q1 कितना है 1000, ये कितना है 1000/3, या मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ भी कर लो, ठीक है। तो 3000 में से 1000 जाएगा 2000/3 आप इसमें डिवाइड कर लेना, आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इतना कैलोरी में ना सारी वैल्यू। जब कैलोरी से जूल में जाना तो आप 4.2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जो भी वैल्यू आए, चलो कर देता हूँ, डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा आपका 2000/3 × 4.2। अब ये बदल गया आपका जूल में, ठीक है। वर्क डन जूल में दिखाना आप, ये 4 को तो छक्कट जाएगा 1.4, इसमें मल्टीप्लाई कर लो डब्ल्यू इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 28 तो 2800, एक जीरो स्पॉन से चली जाएगी इतना, हाँ इतना आ जाएगा ये 2800 जूल इसकी वैल्यू डब्लू की, ठीक है। तो रख डन आ गया आप इतना। तो ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं किया मैंने कैलोरी से, क्योंकि हम जानते हैं कैलोरी जो होती है वो 4.2 जूल के बराबर होती है। तो कैलोरी से जूल में आने के लिए 4.2 करना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो हीट है वो कैलोरी में दे रखी। तो ये वैल्यू सारी कैलोरी में, कैलोरी 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 कैलोरी, ये जूल में बदल गया। 4.2 मल्टीप्लाई करने से इसको सॉल्व किया 2800 जूल आ गया ये। अब देखो सिंपली, अब आपके मन में ये तो आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये न्यूमेरिकल आ गया तो मैंने तो सिंपली एक कुछ लिखा नहीं है कि कितना क्या दिया है, ये चीज़ें कैसे करना है। तो देखो फॉर्मेट समझ लो आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन डालना है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो सॉल्यूशन लिखा जाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको लिखना है गिवन दैट है, एक वो बना देना, मान लो एक इस तरीके से गिवन दैट करके इस तरीके से आप एक हेडिंग सी बना देना, ठीक है। तब गिवन दैट उसमें लिखना कि ऐसे जैसे मान लो इस क्वेश्चन में उसने दिया था कि इतनी कैलोरी हीट है, तो उसमें लिखना कि जहाँ के हीट ऑफ सोर्स, या लिख देना कि कार्नोट इंजन टेक्स 100 कैलोरी हीट। और या नहीं ऐसे लिखना कि लेट अस कंसीडर कि कार्नोट इंजन टेक्स Q2 अमाउंट ऑफ हीट। क्या लिखोगे आप कि लेट अस कंसीडर कार्नोट इंजन टेक्स Q2 अमाउंट ऑफ हीट। सो Q2 इक्वल टू 1000 कैलोरी एंड टेम्परेचर T2, इसका Q1 मानते ना, T1 इक्वल टू कितना है 627 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ इक्वल टू इसको लिख देना 900 केल्विन, इस तरीके से, ठीक है। बस इतना ऐसे इस तरीके से फिर लिखना एंड आल्सो गिवन दैट एंड आल्सो वी कंसीडर टेम्परेचर ऑफ सोर्स या टेम्परेचर ऑफ रिजेक्टेड पार्ट
हाँ T2 इजिकल टू दिया इतना डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो दिया हो उसी को अपनी लैंग्वेज में बदल करके आपको लिखना है। पहले जितनी वैल्यू दी है बस उनको लिखना है पहले, फिर आपको क्या लिखना है, फॉर्मूले को लिखना है। यानी वी नो दैट, फॉर्मूले को लिख देना अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद आपको वैल्यू रख के सारी वैल्यू रखनी है क्रम तरीके से, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, बस ये करना है इतना। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंट्रोपी के साथ। ठीक है, तो आपके न्यूमेरिकल सारे ख़त्म ही हो जाएंगे और एक और बचेगा टॉपिक, उसको भी कवर करा देंगे। फिर ये थर्मोडायनामिक्स पर जो यूनिट 1 में जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, तो एंट्रोपी में जितने भी टाइप्स बनते हैं सारे मैं एक ही वीडियो में कवर करवाऊँगा। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।